लास्ट लेक्चर फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था बेटा कि हमने देखा था जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है संसार में 17 से 18 लाख लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे हमने क्लासीफाई किया। क्लासीफाई किस लिए किया? अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहने का मतलब क्या है? अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, हम ये बता सकें कि वो ऑर्गेनिज्म पहले खोजा जा चुका है या हमने कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया है। इन सारी चीज़ों के लिए हमने किया था क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद मैंने आपको कई एग्जांपल्स देकर उसे समझाया। उसके बाद हम एनिमल किंगडम में घुसे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन किस में आएगा? एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम को हमने डिवाइड किया 11 छोटे छोटे ग्रुप्स में। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। हमने देखा था कि जब हम पोरीफेरा से कॉर्डेटा की तरफ बढ़ते हैं, या कभी भी आप कोई भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, कैसा भी क्लासिफिकेशन हो, आप प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ो, एल्गी का पढ़ो, ब्रायो का पढ़ो, टेरिडो का पढ़ो, जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो, ठीक है, जब आप हेडिंग्स में आगे की तरफ बढ़ते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। अब मैंने आपको उसके बाद कंपेयर कराया था कि पोरीफेरा और आपका मान लीजिए कॉर्डेटा, दोनों में ज्यादा डेवलप कौन होगा? कॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेटा आए बाद में। जो चीज बाद में आती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, जो चीज बाद में आती है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसके साथ साथ ज्यादा डेवलप्ड होती है। इसके बाद हमने कई सारे वर्ड्स के साथ खेला, और बगैर उन चीज़ों के बारे में जाने हम कई सारे वर्ड्स को डिकोड किए, अर्थात हम उनका मतलब समझ गए और कई सारे स्मार्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। अब आज के लेक्चर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर नंबर 18 हम शुरू करेंगे, और इस चैप्टर की मदद से हम आगे की फिलॉसफी कंटिन्यू करेंगे। और इसी चैप्टर में जो आपकी फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी है, मतलब 38 चैप्टर्स वो खत्म कर दिए जाएंगे। अब कहोगे 38 चैप्टर एक दिन में? नहीं, मेरी बात समझो। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन ये चैप्टर एक बहाना है। एक तरफ चैप्टर सरकाते रहेंगे और दूसरी तरफ पीछे पीछे फिलॉसफी लगाते रहेंगे। अर्थात मैं इस चैप्टर से शुरू क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस चैप्टर में 38 चैप्टर की फिलॉसफी मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर हम बात करें लास्ट ईयर के पेपर्स की, तो पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड बताता है कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर से हर साल 1 या 2 सवाल आता है बस। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं जिससे 5 सवाल आता हो, ठीक है। अर्थात 7 चैप्टर हैं तो 14 से 15 सवाल आते हैं, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये चैप्टर नींव बनाता है आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, और इसमें जो फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी का जो मैं तड़का लगाऊंगा वो आपका 38 चैप्टर की फिलॉसफी को कवर करेगा। तो देखो, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि अगर आप एक सेल की बात करो तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि सेल को क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। पहला सवाल है सेल को क्या क्या चीजें चाहिए। अब कॉमन सेंस लगाना, जो चीज तुम खाते हो वो सेल खाती है। बोलो, हम आपकी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानोगे भाई? तुम्हारी बॉडी है क्या? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या? ढेर सारी सेल्स का समूह, ग्रुप ऑफ सेल। तो बेटा हमारी हैसियत ही क्या है? हमारी हैसियत है कि हम ढेर सारी सेल्स का समूह है। तो एक्चुअली में हम है क्या? ग्रुप ऑफ सेल। कॉमन सेंस। तो मैं जो खा रहा हूं, जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मतलब वो सेल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरी बॉडी ही बनी किससे है? सेल से। कॉमन सेंस। अब ये बताओ, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, हाँ या ना? हाँ। तो सेल क्या लेती है? कार्बोहाइड्रेट। आप प्रोटीन लेते हो, बिल्कुल। तो सेल क्या लेती है? सेल को जरूरत किसकी पड़ती है? प्रोटीन। हम लिपिड लेते हैं खाने के रूप में, तो सेल्स को भी किसकी जरूरत पड़ती होगी? लिपिड। सेल को भी विटामिन की जरूरत होती होगी, सेल को मिनरल्स की जरूरत होती होगी, सेल को वाटर की जरूरत होती होगी, है ना। मतलब एग्जैक्टली जो हम खा रहे हैं अपनी जरूरत के लिए, तो हम बने किससे हैं? सेल से। तो जो हमें जरूरत है एक्चुअली में वो हमारी सेल को जरूरत है। तो इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट सेल को है। हम ऑक्सीजन लेते हैं कि CO2 लेते हैं? ऑक्सीजन। तो एक्चुअली में हम जो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं वो एज अ बॉडी तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी किसकी बनी है? तो इसका मतलब ऑक्सीजन की जरूरत किसे है? सेल को। तो सेल को बेटा क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो यहां पर मैं एक बात बोलूंगा, जो चीज हम खा रहे हैं एक्चुअली ये मतलब अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं किसी चीज को खाकर या किसी चीज को लेकर, सांस को लेकर, तो
तो वो रिक्वायरमेंट एक्चुअली में हम किसकी पूरी कर रहे हैं? सेल की। तो ये बिल्कुल रटने की बात नहीं है कि भाई हम खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपका मिनरल्स और आपका वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हम सांस के थ्रू लेते हैं। ये सारी चीजें कौन ले रही है? सेल। हम रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, हम छोड़ते क्या है सांस के थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जब सांस छूटती है तो कौन सी गैस निकलती है? ना गलत, ना गलत। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सारी हवा निकलती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जब हम बोलते नहीं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 छोड़ रहे हैं, ये बात गलत है। हम एयर लेते हैं और एयर छोड़ते हैं। समझ में आ गया? लेकिन बायोलॉजी में सिर्फ दो ही गैस को सिग्निफिकेंट माना जाता है, मतलब हमारे लिए महत्वपूर्ण, एक ऑक्सीजन और एक CO2। तो हम उन गैसेस के नाम नहीं लेते जो हमारे काम की नहीं है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। वरना जब हम सांस ले रहे हैं तो यहां कोई फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है कि ऑक्सीजन की एंट्री कराएगा। एयर तो पूरी लंग्स में जाएगी, लेकिन हमारी बॉडी इस्तेमाल किसका करेगी? ऑक्सीजन का। और रिलीज कौन सी गैस होगी? एयर के साथ CO2। इतनी बातें क्लियर? पक्का? तो अब मेरी बात समझना बेटा। चलो लेट अस सपोज कि एक इंसान है, उसने सांस खींची। ठीक है, सांस खींचने के बाद ऑक्सीजन उसकी कहां तक पहुंची? लंग्स तक। अरे समझ रहे हैं कि एयर पहुंच रही है, लेकिन सिग्निफिकेंट हमारी बायोलॉजी में महत्वपूर्ण सिर्फ दो गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब मेरा सवाल यह है, जब हमने सांस खींचा तो सांस कहां तक गई? लंग्स तक। ऑक्सीजन यहां तक पहुंची, लेकिन अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर एक सेल को चाहिए। अब ऑक्सीजन नहीं होगी तो रिस्पायरेशन नहीं होगा, और रिस्पायरेशन इज द इकलौता तरीका टू प्रोड्यूस एनर्जी। रिस्पायरेशन इकलौता तरीका है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। अब इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक कोई ना कोई पहुंचाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब मैंने खाना खाया, खाना मेरी एलिमेंट्री कैनाल में गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, पाचन तंत्र में गया। ठीक है, अब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना गया वो तोड़ा गया। अब वहां से कार्बोहाइड्रेट को पूरी बॉडी तक ले जाना है या नहीं ले जाना है? ले जाना है। अब भाई लेकिन तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पड़ा किस में हुआ? इंटेस्टाइन में। भाई तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है। अब उस कार्बोहाइड्रेट को पूरी बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंचाने के लिए आपको कोई ना कोई सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? और उसके साथ साथ मैंने आपको कल ही बताया था कि मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन एक समय पर चलती है। क्या बोला? हमारी बॉडी में 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस एक समय पर चलती हैं, और वो सारी रिएक्शन मिलकर कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो हमारी सेल के अंदर ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस भी चलती हैं, और जब वो रिएक्शंस चलती होंगी तो मैंने आपको बताया है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, अर्थात टॉक्सिक प्रोडक्ट। टॉक्सिक प्रोडक्ट कहने का मतलब जो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्या वाटर एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है? कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा टॉक्सिक है। पानी भी आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो गया तो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डाइल्यूटेड कर देगा। डाइल्यूटेड कहने का मतलब है गला नहीं देगा। भाई सीधी सी बात है कि सेल के अंदर कोई ना कोई कंसंट्रेशन होता होगा हर चीज का, और आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि एक रिएक्शन को ऑप्टिमम चलने के लिए, बेस्ट केमिस्ट्री में जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं तो ऐसे आप पढ़ते हो ना कि भाई A गिव्स आउट B, और ऊपर लिखते हो इतने केल्विन और नीचे लिखते हो इतने ATM प्रेशर, है ना? तो बेटा वहां पर हम ये भी देखते हैं ना कि कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो बेटा अगर मान लीजिए आपकी सेल में पानी जरूरत से ज्यादा है तो आपकी सेल में जो केमिकल्स होंगे वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे। डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे तो क्या रिएक्शन इतनी आसानी से होगी? नहीं होगी, मतलब रिएक्शन थोड़ी डिस्टर्ब होगी। तो जरूरत से ज्यादा पानी भी क्या है आपके लिए? घातक है। क्लियर? तो मान लीजिए ये सी नाम का, क्या ये बात एक एक बच्चे को समझ में आ गया? एक बच्चे ने बोला इडीमा विल ऑकर इन एक्सेस वाटर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इडीमा के दूसरे रीजंस हैं। ठीक है, इडीमा मत बोलो। ठीक है, और इडीमा के और रीजंस होते हैं, दूसरे रीजंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। चलिए आइए, इसीलिए कहता हूं बेटा बायोलॉजी में बहुत कुछ है तुम्हें सीखने के लिए। तुम लाख पढ़ लो, है ना, लेकिन बायोलॉजी को तुम कंसेप्चुलाइज करके नहीं पढ़े हो अभी। चलो सीख जाओगे, काफी टाइम अभी तुम्हारे पास। ये जो सी नाम का प्रोडक्ट बना ये टॉक्सिक है। ठीक है, अब समझना मेरी बात, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा टॉक्सिक है, और कोई केमिकल है भाई जिसका जो भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जहरीला है। ठीक है, तो भाई उसकी थोड़ी सी भी कंसेंट्रेशन आपके लिए खतरनाक है। ठीक है, लेकिन पानी आपके लिए जहरीला नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो जहरीला है। ठीक है, अब इस सी नाम का
जो टॉक्सिक प्रोडक्ट बना है, इसको जो है आप बॉडी से निकालना चाहोगे या नहीं चाहोगे? बिल्कुल निकालना चाहोगे। और मान लो यहां की सेल है, ठीक है, क्या यहां पर मार्कर रखा हुआ है? मान लीजिए ये है, और कलर्स क्या है मार्कर, ठीक है, इधर मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, सभी बच्चों को दिखाई दे रही है, ये एक सेल है, ये क्या हो गई आपकी सेल। अब बताओ सेल क्या क्या खाती है? पहला सवाल, सेल क्या क्या खाएगी बेटा? जो मैं खाऊंगा वो मेरी सेल खा रही है, क्योंकि मैं बना किससे हूं? सेल से, ठीक है। अब बेटा मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया तो सेल को भी क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। मैंने अमीनो एसिड लिया तो सेल को भी क्या चाहिए? अमीनो एसिड। मैंने लिपिड लिया तो सेल को क्या चाहिए? लिपिड। मैंने मिनरल खाया, सेल को क्या चाहिए? मिनरल। मैंने वाटर पिया तो सेल को भी क्या चाहिए? वाटर। मैंने विटामिन लिया तो सेल को भी क्या चाहिए? विटामिन। मैंने क्या रिलीज किया? CO, एयर रिलीज किया, लेकिन हम बात अब एयर नहीं करेंगे, CO2 करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? एयर लेते हैं, एयर छोड़ते हैं, लेकिन नाम O2 और CO2 का आता है। तो सेल भी आपकी क्या रिलीज करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लीजिए सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो लंग से ऑक्सीजन सेल तक पहुंचनी है, यहीं इसी सेल तक की, बॉडी की हर एक सेल तक, और लंग्स यहां हमारे रखे हुए हैं। तो यहां से ऑक्सीजन लेकर इस सेल तक और बॉडी की तमाम सेल तक पहुंचाना है। इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट लेकर, अमीनो एसिड लेकर, लिपिड लेकर, विटामिन लेकर, मिनरल लेकर, वाटर लेकर, आपको ये सारी चीजें बॉडी की इस सेल के साथ साथ तमाम सेल तक पहुंचानी है। ये मैंने एक सेल आपको दिखा दी, बहुत जूम वर्जन देख रहे हो बेटा, मुफ्त में, अच्छे से देखना। अब इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो बॉडी में लगातार सर्कुलेट हो रही हो, चक्कर लगा रही हो, कभी लंग के पास से गुजर रही हो, कभी इंटेस्टाइन के पास से गुजर रही हो, कभी जो है पैर से गुजर रही हो, कभी हाथ से गुजर रही हो, कभी सर से गुजर रही हो, कभी कहां गुजर रही हो, है ना? तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी में लगातार सर्कुलेट करती रहती है? तो वो है हमारा ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में लगातार सर्कुलेट हो रहा होता है, ठीक है। और ब्लड क्या करता है? यहां से ऑक्सीजन लिया, पूरी बॉडी में फैलाया, इंटेस्टाइन से आपका जो है आपका न्यूट्रिएंट्स लिया, पूरी बॉडी में फैलाया, सेल से उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्योंकि सेल क्या करती है? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। सेल से उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और लंग्स को दिया, और लंग्स ने क्या किया? बाहर फेंक दिया। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो इसका मतलब बॉडी में क्या चीज सर्कुलेट कर रही है? ब्लड। अब अगर ब्लड के बाद अगर किसी फ्लूइड का हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है तो वो है लिम्फ, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा क्या हो गया? लेकिन हमारा मेन फ्लूइड क्या होगा? ब्लड, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा बेटा, ये मान लीजिए ब्लड का पाइप जा रहा है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये ब्लड का पाइप जा रहा है, ठीक है, ये पूरा ब्लड का पाइप है। इस पाइप के अंदर से क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है, ठीक है। अच्छे से देखिएगा बेटा, इस पाइप से आपका ब्लड बह रहा है, ठीक है। अब ये पाइप यहां टूटा नहीं बेटा, आस्तीन के अंदर है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पूरा यहां हर्ट से आया है, ठीक है। अब हर्ट ने मारा पंपिंग, हर्ट ने ब्लड पंप किया, जैसे ही हर्ट पिचका, अब क्या होगा? ब्लड हर्ट से निकला, ठीक है, लंग्स वगैरह सबसे होता हुआ, सर्कुलेट होता हुआ सेल्स तक गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन दिया सेल को, और सेल ने उस ब्लड में क्या डाल दी? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ब्लड वापस आ गया। अब वापस किसके पास आ गया बेटा? हर्ट के पास। हर्ट ने फिर पंप मारा, अब किए गया लंग्स के पास, और लंग्स ने क्या निकाल दिया? CO2। इस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में चक्कर लगाता रहता है और चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, इनमें इनको लगातार जरूरत है न्यूट्रिएंट्स की, लगातार जरूरत है ऑक्सीजन की, वरना ये मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन, कल ही बताया था, रिस्पायरेशन इज द इकलौता तरीका, सुनो हमारी विदेशी इंग्लिश सुनो, रिस्पायरेशन इज द इकलौता तरीका टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रिस्पायरेशन ही इकलौता तरीका, चाहे बैक्टीरिया की बात करो चाहे ह्यूमन की बात करो, रिस्पायरेशन ही इकलौता तरीका है जिसके थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन हम लोग मेनली करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें इस्तेमाल होती है ऑक्सीजन। हम एनारोबिक करते हैं कभी? करते हैं, हम दोनों कर लेते हैं, समझ में आया। लेकिन लेकिन हम मेनली क्या करते हैं? एरोबिक। क्यों करते हैं? ये सारी बातें हम रिस्पायरेशन के चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा, अब क्या है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं
कि रिस्पायरेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। रिस्पायरेशन करने के लिए ऑक्सीजन के साथ बेटा बेटा किसी चीज को तोड़ोगे ऑक्सीजन की मदद से, तो फूड चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों को बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है, ब्लड। और ब्लड के बाद किसी फ्लूइड का नाम आता है, तो वो क्या है, लिम्फ। दोनों में मेन फ्लूइड कौन है, ब्लड, ठीक है। इसका मतलब सेल को कंटिन्यूअसली जो है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और जो वो वेस्ट प्रोडक्ट बना रही है इसको रिमूव करना भी जरूरी है, ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिज्म से वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, इसे क्या मैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कह सकता हूं। मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बना, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अब इस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को सेल किस में डाल देगी, ब्लड में। आइए अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के महत्व को एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपना एक ब्रेन दिखाने के लिए यहां पर मैंने एक सिंपल सा क्या किया, एक ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। अच्छे से देखना बेटा, ये मैंने बना दिया ब्रेन, रफ डायग्राम है, ठीक है। ओरिजिनल ब्रेन ऐसा नहीं होता है, टमाटर की तरह। यहां पर मैंने बना दिया आपका लंग्स, ठीक, और लंग्स के बाद यहां पर हमने बना दिया आपकी इंटेस्टाइन, और लास्ट में मैंने आपकी बना दिया किडनी। सीक्वेंस ऊपर से लेकर नीचे तक है, ब्रेन, लंग्स, इंटेस्टाइन और पीछे की तरफ किडनी, ठीक है। और बॉडी की जितनी भी सेल्स है, कहीं की भी सेल्स हो, ठीक है, क्या बोला, कहीं की भी सेल्स हो, हाथ की, पांव की, ब्रेन की, या आपकी मान लीजिए इंटेस्टाइन की, बॉडी में कहीं की भी सेल्स हो, उनको मैंने क्या किया, एक सिंगल सेल से दिखा दिया, ठीक है। ये सिंगल सेल क्या सिग्निफाई कर रही है कि बॉडी की कोई भी सेल है, ठीक है। और बॉडी में जो आपका ब्लड है, ठीक है, वो आपका ब्लड जो है बॉडी में खुले आम ऐसे नहीं घूमता है, ठीक है। बॉडी में आपका ब्लड पाइप के थ्रू बहता है, मतलब बॉडी में जगह जगह पर पाइपें गई हैं और उन पाइपों में आपका ब्लड बह रहा है, ठीक है। और ब्लड लगातार बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, इसका मतलब पाइप कहीं पर खुला होगा, फटा होगा नहीं। तो यहां पर मैंने बना दिया ऐसे ब्लड का पाइप, ठीक है, और एक ऐसा पाइप जो चारों तरफ से क्या है, बंद है, ठीक है। अच्छे से देखना बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए आपने सांस खींची, जब आपने सांस लिया तो लंग्स में आपकी क्या पहुंची, ऑक्सीजन, ठीक है, पहुंची पूरी है, लेकिन मतलब किससे रखेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन से, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ऑक्सीजन लंग से किसमें गई, ब्लड में, और ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर चला, ये चला, ये चला, ये चला, बीच में जितनी सेल्स मिलेंगी उन्हें वो देता चला जाएगा। लेकिन ये जो सिंगल सेल है, ये एक्चुअली में बॉडी की हर एक सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब सेल क्या ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी, और सेल इस ऑक्सीजन की मदद से क्या करेगी, रिस्पायरेशन की मदद से ही क्या पैदा होती है बेटा, एनर्जी, ठीक है। अब रिस्पायरेशन में पैदा होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग बेटा मेनली एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप यहीं पड़ा रहने देना चाहते हो कि बाहर निकालना चाहते हो, बाहर निकालना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज जहरीली गैस। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के लिए जहरीली है, क्यों, क्योंकि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है, इससे बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाएगी, गॉट इट, जिससे रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालना चाहते हैं, तो सेल ने डाल दिया ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कि भैया हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाओ, घूमते टहलते जब तुम लंग्स के पास पहुंचना तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसे दे देना, लंग्स को दे देना, लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। तो सेल को लगातार ऑक्सीजन चाहिए, पूछो क्यों, क्योंकि सेल है क्या, सेल देखा जाए तो एक छोटी मशीन है, मशीन को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी किससे पैदा होती है, रिस्पायरेशन, और हम मेनली करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन, क्लियर। तो सेल को लगातार ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो फूड को तोड़ सके, और तो फूड को बेटा मान लो मैंने फूड बना दिया, फूड को जब तोड़ेगा तो उससे क्या रिलीज होगी, एनर्जी। बेटा नोटिस करो मैंने एनर्जी यहां पर लिखा, एनर्जी जब फूड को तोड़ा मैंने, ये तोड़ रहा हूं फूड को, तो मैंने जिगजैग लाइन से दिखाया। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जब भी एनर्जी दिखाई जाती है तो जिगजैग लाइन से दिखाई जाती है, ठीक है, जब एनर्जी रिलीज हो रही हो, ओके। चलिए अब इधर देखना बेटा, लेकिन अब सवाल बनता है सेल को फूड भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए।
अब सेल को फूड चाहिए, तो हमने क्या जुगाड़ निकाला कि जब आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खा के खाने को पचाया, पचाने के बाद यहीं पर आपका कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीजें होंगी, वाटर वगैरह सब होगा। जो हमें चाहिए वो हमारी सेल को चाहिए। क्लियर? तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स सेल ने, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी इंटेस्टाइन ने ब्लड को दे दिए, ठीक है, और ब्लड लेकर पहुंचा पूरी बॉडी में, चक्कर लगाते हुए बीच में जितनी भी सेल्स पड़ रही होंगी उन्हें वो ये न्यूट्रिएंट्स दे रहा होगा। लेकिन ये सिंगल सेल ही हमारी बॉडी की पूरी सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये फ्लो चार्ट है यार, ठीक है। अब सेल ने क्या ले लिया? कार्बोहाइड्रेट ले लिया, अमीनो एसिड ले लिया, विटामिन ले लिया, वाटर ले लिया, मिनरल ले लिया, समझ में आया? और कार्बोहाइड्रेट वगैरह को तोड़कर उससे क्या रिलीज कर रहा है? एनर्जी। लेकिन तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिली? लंग से। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब मैं एक बात बोलूंगा कि बेटा जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी मदद से रिएक्शंस भी चल रही होंगी, हाँ या ना? मान लो यहां पर एक रिएक्शन चल रही है, A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D, लेकिन D टॉक्सिक है, तो क्या चाहोगे? D बाहर निकले कि सेल में पड़ा रहे? बाहर निकले। अब D को बाहर निकालने के लिए बेटा मेटाबॉलिक, इसे क्या मैं मेटाबॉलिक वेस्ट बोल सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बना है। D को बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया कि सेल ने D को डाल दिया ब्लड में, कि भैया ब्लड घूमते टहलते जब तुम किडनी के पास जाना तो किडनी को दे देना। किडनी पेशाब के माध्यम से, बेटा किडनी क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है, खून को छान के पेशाब बनाती है। क्लियर? अब मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पर जो D है वो किडनी के माध्यम से बाहर हो गया। इसका मतलब क्या है? सेल को लगातार न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और अब अगर ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगी तो CO2 निकलेगी, ठीक है। अब CO2 को भी रिमूव करना पड़ेगा लगातार, क्लियर, कंटिन्यूअसली। उसके साथ साथ आपका टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा, वरना सेल मर जाएगी ड्यू टू टॉक्सिसिटी। अब इन सारी चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड। देखा जाए तो ब्लड ने पूरी बॉडी को इंटीग्रेट कर दिया, देखा जाए तो ब्लड ने पूरी बॉडी को जोड़ कर रखा, मतलब चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराया। और देखा जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं, ब्लड इज जस्ट लाइक अ ट्रक। जैसे ट्रक में माल लोड होता है, ट्रक में क्या लोड होता है? माल लोड होता है। गुड। ट्रक में ही जैसे माल लोड किया जाता है, यहां से ऑक्सीजन लोड की गई, यहां पर दे दी गई, यहां से CO2 लोड की गई, यहां दे दी गई, यहां से न्यूट्रिएंट लोड किए गए, यहां दे दिए गए, यहां से वेस्ट प्रोडक्ट लोड किए गए, किडनी को दे दिए गए। इतनी बातें क्लियर? ये हमारे सर्कुलेशन का महत्व है। क्लियर? मेन फ्लूइड हमारा क्या होगा? ब्लड। क्लियर? अब चलिए अगर हम आगे बात करें, अगर बेटा इतनी बातें क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं आगे। देखो बेटा, कल मैंने आपको 11 फाइलम सीक्वेंस में याद कराए थे, ठीक है? तो मैं घसीट के लिख सकता हूं, ठीक है? सबसे पहला होता है पोरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है? यहां मैंने इतना लिख दिया एक सीक्वेंस में, ठीक है? ये बेटा कल के लेक्चर की होगे तो पूरा याद होगा। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है? अब बेटा मेरी बात समझना, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बोला? पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा। गलत, फाइलम एनालिडा में। चलो इधर सुनो, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बना है फाइलम एनालिडा में। एनालिडा मतलब जिसमें हम आपके क्या पढ़ते हैं? अर्थवॉर्म। आपका फाइलम एनालिडा में पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम बना। इस पॉइंट को बना के लिखो, लिखो सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट केम, फर्स्ट इवॉल्व लिखिए और अच्छा, फर्स्ट इवॉल्व, क्या बोला? फर्स्ट इवॉल्व इन फाइलम एनालिडा, जिसमें अर्थवॉर्म पढ़ते हैं आप, लीच पढ़ते हैं, जोंक। लिख लिया? डन है? चलिए ब्रैकेट में लिखिएगा, रेफरेंस जरूर लिखा करो कहां से लिख रहे हो। चैप्टर 4 पेज नंबर 60, चैप्टर 4 पेज नंबर 60, ठीक है? वहां पर टेबल बनी हुई है। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार फाइलम आर्थ्रोपोडा में बना।
अब बेटा अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की, पोरीफेरेंस जिन्हें हम जनरली बोलते हैं स्पंजेस, क्योंकि ये स्पंजी नेचर के होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पोरीफेरेंस की जिन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, स्पंजेस, या हम बात करें सिलेंट्रेटा की, ठीक है, सिलेंट्रेटा जिसमें आपका हाइड्रा आता है। पहला बेटा मैंने ग्रुप क्या पढ़ाया था, पोरीफेरा, पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पंजेस, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में आपका आता है हाइड्रा। अगर हम बात करें पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा का, तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में ये जो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये वाटर कराता है। कौन कराता है, वाटर, गॉट इट। पानी जो है चीजों को ट्रांसपोर्ट कराता है, लेकिन उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। पूछो क्यों? अरे जब पानी ट्रांसपोर्ट करा रहा है चीजों को, तो बताइए भाई सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं है? वो तो ट्रांसपोर्ट करा ही रहा है, सर वाटर तो होना चाहिए। नो सर, क्योंकि वाटर सर ट्रांसपोर्ट भाई वाटर तो क्या कसम खाए बैठे हो? सर्कुलेटरी मतलब क्या हुआ, जो चीज सर्कुलेट करे। यस सर। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में मैं कह रहा हूं पानी चीजों को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है? सर्कुलेटरी सिस्टम फिर मैंने ये क्यों कहा कि पहली बार एनालिडा में बना, उससे पहले बना ही नहीं है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, इनमें नहीं बना सर्कुलेटरी सिस्टम, एनालिडा में पहली बार बना सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब मैं कह रहा हूं कि पोरीफेरा जिसका दूसरा नाम स्पंज है, या सिलेंट्रेटा, तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा में वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है इन चीजों का। तो मेरा सवाल ये है, तो फिर उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट कैसे? क्वेश्चन अराइजेस। हाँ भाई, आंसर। चलो लोड मत लो, इधर देखो, लोडिंग अनलोडिंग काम है ब्लड का, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। चीजों को लोड करना और अनलोड करना ये सारा काम ब्लड का है, तुम टेंशन मत लो। इधर समझो बेटा, सर्कुलेट करने का मतलब होता है गोल गोल घूमना, सर्किल में चक्कर लगाना, कहने का मतलब बॉडी में चक्कर लगाना। तो इनमें पानी चक्कर नहीं लगाता है, पानी घुसता अलग रास्ते से, निकलता अलग रास्ते से। आओ अब इसको समझते हैं। चल, लेट अस सपोज दिस इज भूई। क्या है बेटा ये? भूई। भूई का मतलब, भूई का मतलब, भूई एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है जमीन। जमीन। अबे गांव में भूई नहीं समझते हो क्या? विदेश से पढ़ गया है? ऐसा नहीं सर, इनसे मिलो। जमीन जमीन भैंस की पूंछ पकड़ के तैरने वाले, इनको भूई का मतलब नहीं पता। जमीन जमीन बेस। हाँ, तो बेटा लेट अस सपोज दिस इज भूई, दैट इज दिस इज जमीन, ठीक है बेटा। जिस पर कोई भी ऑर्गेनिज्म चिपकता है वो उसका कहलाता है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेट नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है। सबस्ट्रेटम मतलब जिस पर कोई ऑर्गेनिज्म चिपका है, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक पोरीफेरा बनाया आपके सामने, एक पोरीफेरा का मेंबर बना दिया ये, ठीक है। तो बेटा ये इससे चिपका हुआ है, तो ये इसका क्या कहलाएगी, ये जमीन क्या कहलाएगी, भूमि क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेटम। इतनी बातें क्लियर? अगर मान लो यहीं पर हाइड्रा होता तो हाइड्रा का ये क्या कहलाता, सबस्ट्रेटम, जिससे कोई चीज चिपकी हो। इतनी बातें क्लियर? अब समझना बेटा, ये जो आपका मैंने एक स्पंज बनाया है, ठीक है। स्पंज में खास बात क्या है कि इसके साइड वॉल में, साइड वॉल मतलब इधर इधर, ठीक है, इनकी वॉल में पाए जाते हैं छेद, और इन छेदों को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोला? ऑस्टिया। पूरी बॉडी छेदई है, ठीक है। कहां से क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। और एक जो बड़ा सा छेद ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ये हो गया ऑस्कुलम, और ये साइड वाले छेद आपके क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया। एक्चुअली में जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया का मतलब ही होता है बेटा कि लेटरल वॉल में छेद। लेटरल मतलब साइड साइड, साइड वॉल में अगर छेद है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। इतनी बातें एकदम क्लियर? अगर आपने कभी जिंदगी में कॉकरोच नाम सुना होगा, तो कॉकरोच के हर्ड में भी जो साइड वॉल होती है उसमें छेद होता है। तो साइड वॉल में इसके हर्ड में छेद होता है, तो क्या मैं इन छेदों को क्या बोल सकता हूं, ऑस्टिया। अगर लेटरल वॉल में छेद है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। क्लियर? और ये क्या हो गया आपका ऑस्कुलम, और ये मैंने बना दी इसकी बॉडी के अंदर एक खोखली कैविटी। क्लियर? अच्छे से देखना। अब देखो बेटा, इसकी जो बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल कहने का मतलब, अरे बॉडी वॉल, बॉडी वॉल सेल्स की बनी होगी। अबे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पूरा सेल का बना है, तो यहां पर ढेर सारी सेल्स पाई जा रही होंगी। मैं रेड मार्कर से बना दे रहा हूं, ढेर सारी सेल्स पाई जा रही होंगी। अच्छे से समझना, इन सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। खाना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। और ये बेटा पोरीफेरेंस जो है ये मोस्टली आपके एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक, ठीक है, लगभग समझो सभी। और मैंने चारों तरफ बना दिया, ब्लू है पानी पानी पानी।
अब पानी में मान लीजिए ये पड़ा हुआ है आपका फूड, ठीक है, पानी में ये क्या है इसका फूड, और पानी में बेटा हम सबको पता है ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, तो पानी में क्या होगी, ऑक्सीजन भी होगी, मानते हो, ऑक्सीजन और फूड इन सेल को चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इन छेदों से पानी घुसेगा अंदर, और जब पानी घुसेगा अंदर, ठीक है, तो वो इस कैविटी में आएगा। ये स्पंज है या नहीं है, ओरिफिरस को जब लोग स्पंज बोलते हैं, तो इस सील का मतलब होता है कैविटी, COEL, सील का मतलब कैविटी। स्पंज की कैविटी तो स्पंजोसील, स्पंज की कैविटी तो ये क्या कहलाएगी आपकी स्पंजोसील, बीच में कैविटी, ठीक है, स्पंजोसील। अब क्या है, सील का मतलब कैविटी, स्पंज के अंदर की कैविटी स्पंजोसील। अब पानी की मदद से खाना भी अंदर जाएगा, ऑक्सीजन भी अंदर जाएगी। अब जब पानी अंदर जाएगा तो पानी अंदर अपने साथ ऑक्सीजन और फूड लेकर जाएगा, और ऑक्सीजन और फूड को कौन ले लेगी, सेल, और बदले में निकालेगी क्या, CO2, और CO2 डाल देगी किसमें, पानी में। हाँ या ना, मुर्दो बोलो हाँ या ना। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गई। अब ये पानी यहाँ पर रुका रहेगा, अगर मान लो पानी रुका हुआ है तो कॉमन सेंस लगाइएगा, क्या अब और बेटा पानी की मान लो सारी ऑक्सीजन ले ली इन्होंने, तो फिर क्या और ऑक्सीजन ले पाएगा, नहीं, बल्कि CO2 इस पानी में बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इस पानी को निकालना जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ना, क्योंकि भैया खाना आ गया, खाना इसने चाप दिया, बोलो, ऑक्सीजन इसने चाप दिया, इसमें डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये पानी बाहर निकालना भी चाहिए, अब ये पानी तो आप ये इसके किसी काम का नहीं। तो ये जो ऊपर वाला छेद दिख रहा है, बड़का छेद, इस बड़े से छेद से ये पानी निकल जाएगा बाहर। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्या यहाँ पर बोतल मुझे मिल जाएगी? कुछ लोग बेटा ऐसे होते हैं ना कि मतलब एक बार बिस्लेरी खरीद लिए या माउंटेन ड्यू खरीद लिए, खास तौर से ऐसा कन्याओं में देखा गया है, पूरा इसका रैपर लगाया नहीं, देखो मैंने 20 रुपया खर्च किया है, चलो खैर। आओ बेटा, अगर मैं इस बोतल को देखूं, ठीक है, ये बोतल नहीं है, बोतल है या नहीं है, स्पंज, अंधे हो क्या बेटा, बोतल है सर, मगर आप जिस तरीके बोतल है, बोतल है सर, हाँ बोतल है सर बेटा। इमेजिनेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इमेजिन करो, बोतल इमेजिन करने के लिए हाथ में लिया हूं मैं इसे, ठीक है, स्पंज है, ठीक है। आप बेटा समझना, ये आपका क्या है, एक स्पंज की बॉडी है जिस पर रखी हुई है, जिससे चिपकी हुई है, वो उसका क्या कहलाएगा, सबस्ट्रेटम। साइड वाली दीवारों पर छेद होंगे या नहीं होंगे, होंगे। साइड वाली दीवारों में मैंने क्या बना दिए, छेद, इन छेदों को क्या बोलोगे, ऑस्टिया। लेटरल वॉल पर, साइड वॉल में अगर छेद पाए जाते हैं तो ऑस्टिया, और ये ऊपर वाला इधर ऊपर वाला जो छेद है ये क्या कहलाएगा, ऑस्कुलम। इतनी बात है एकदम क्लियर। अब समझना, चारों तरफ क्या होगा, पानी पानी पानी, पक्का। पानी, जब पानी में ऑक्सीजन घुली होती कि नहीं, डिसॉल्व होती है, जब पानी अंदर जाएगा ऑस्टिया से, तो अंदर की कैविटी को क्या बोलोगे, पहले बताओ, स्पंजो सील का मतलब कैविटी। तो अंदर का, अरे जिसमें ये पानी भरा हुआ है, पानी भरे होगे तभी ना जब अंदर स्पेस होगा, हाँ या ना। तो अंदर के स्पेस को हमने क्या बोला, स्पंजोसील। अब जब पानी ऑस्टिया के छेदों से अंदर घुस रहा होगा तो अपने साथ ऑक्सीजन लिया जा रहा होगा, खाना लिए जा रहा होगा, और ये क्या होगा, स्पंज की बॉडी वॉल, ये जो प्लास्टिक का है पूरा, ये क्या है, बॉडी वॉल। सेल क्या करेंगे, इस पानी से क्या निकाल लेंगी, ऑक्सीजन, खाना निकाल लेंगी, और उसमें क्या डाल देंगी, गंदी गंदी जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पानी को अंदर पड़ा रहने दो, पड़ा रहने दो कि निकालोगे, निकालोगे। अब क्या होगा, ऑस्कुलम से पानी बाहर, ऑस्टिया, स्पंजोसील, ऑस्कुलम से पानी बाहर। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर? यस सर, पक्का? यस। चलो अब इधर देखना बेटा अच्छे से। तो ये रही कहानी। अब अगर सीक्वेंस देखा जाए तो आपका सीक्वेंस हुआ, ऑस्टिया से पानी घुसा, ऑस्टिया से स्पंजो, बोलोगे सील, और स्पंजोसील से ऑस्कुलम। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो स्पंज है, मतलब जो कोरिफेरेंस है, या ऐसे अगर हम आगे सिलेंड्रेटा का एग्जांपल लें, इसमें वाटर जो है आपका ट्रांसपोर्ट करा रहा है सब्सटेंस का, लेकिन पानी सर्कुलेट कर रहा है, नो सर, हाँ, एक एंड से घुस रहा है, एक एंड से निकल जा रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा होता है नहीं कि ब्लड यहाँ से आया और कहीं और से निकल गया, ऐसे नहीं होता बेटा। हमारी बॉडी में चक्कर लगाता है, तो इसमें हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन एक माध्यम है चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने का। चलो मेरा एक सवाल है, ऑस्कुलम से जो पानी निकल रहा है,
उसमें CO2 ज्यादा होगी कि O2? दोनों होगा सर। नहीं, ज्यादा क्या होगा? CO2 ज्यादा होगी। हाँ? CO2 हाँ बिल्कुल, दोनों तो होगा क्योंकि पूरा ऑक्सीजन थोड़ी ले लेगा। Yes. CO2 ज्यादा होगा। ज्यादा होगी। Yes. पक्का? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सेल ने ले लिया सर। और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल दिया, जिसकी वजह से निकलने वाले पानी में CO2 ज्यादा, लेकिन आने वाले पानी में CO2 कम, ऑक्सीजन ज्यादा। एकदम क्लियर? यस सर। यहाँ तक बातें मेरे एक एक बच्चे को क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बात करूँ। दूसरे एसेंशियल सब्सटेंस और इसके साथ साथ जो वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस लगातार बन रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली, उन्हें लगातार रिमूव भी करना पड़ेगा वरना सेल आपकी हेल्दी नहीं रहेगी। फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज, या बोल दीजिए सेल या बोल दीजिए बॉडी। इट इज देयरफॉर, इस वजह से एसेंशियल, जरूरी है टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म, कि एक ऐसा एफिशिएंट मैकेनिज्म हो, एक ऐसा सक्षम मैकेनिज्म हो फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ताकि सब्सटेंस मूव कर सके टू द सेल, मतलब सेल तक पहुंच सके अच्छे सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंस, एंड फ्रॉम द सेल, और सेल से आ सके, जैसे सेल से टॉक्सिक सब्सटेंस आएंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या यूरिया हो गई। यूरिया आपको पता होगा यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है, तो टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल्स, सेल तक पहुंचाने हैं सब्सटेंस और सेल से लाने भी है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप, उन्होंने इवॉल्व किया है अपने अंदर अलग अलग मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। मैं हमेशा कहता हूं अलग अलग में चीजें हमेशा अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं अलग अलग फंजाई की मॉर्फोलॉजी, अलग अलग फंजाई की जो है अगर मैं बोलूं कलर, अलग अलग एल्गी की मॉर्फोलॉजी, अलग अलग में हर चीज अलग अलग। अगर ये बात आप सीख लिए भैया, दो चीजों को अलग अलग तभी कह रहे हो क्योंकि उनमें चीजें क्या है अलग अलग। ये चीज आप सीख लेना तो एनसीईआरटी की 250 लाइन खत्म होगी। अगला सिंपल ऑर्गेनिज्म, अंडरलाइन करिएगा इसे, सिंपल ऑर्गेनिज्म। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें लाइक स्पंजेस एंड सिलिंड्रेट, स्पंज मतलब पोरीफेरा, ये सर्कुलेट करते हैं वाटर अपने अंदर, लेकिन इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी, अपनी बॉडी कैविटी के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पंजोसील। बॉडी कैविटी के अंदर लिख दी, के ऊपर लिख दीजिए स्पंजोसील, टू फैसिलिटेट, ताकि आसानी से पहुंच सके, ठीक है, ताकि आसानी से मिल सके सेल को, भाई न्यूट्रिएंट्स मिल सके और सेल से टॉक्सिक मटेरियल निकल सके, एक्सचेंज हो सके, आदान प्रदान हो सके इन सब्सटेंसेस का। लेकिन अगर हम बात करें और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, एक खास प्रकार का स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं विद देयर बॉडीज, अपनी बॉडी में खास प्रकार का फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं इन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ब्लड, अंडरलाइन करिएगा, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय, अंडरलाइन करिए इसे, बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हायर ऑर्गेनिज्म पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें बना है? अर्थवॉर्म में, मतलब कहने का फाइलम एनालिडा में, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी बेटा हायर ही ऑर्गेनिज्म है फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड, ब्लड के अलावा एक और बॉडी फ्लूइड है लिव, वो भी मदद करता है ट्रांसपोर्ट कराने में कुछ सब्सटेंसेस को। अब यू विल लर्न, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो हम चैप्टर को पढ़ते हुए देखेंगे। इतनी बातें क्लियर है? अब बेटा मेरी बातें सभी बच्चे गौर से सुन लीजिए, इधर यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं?